हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना देख के। तो इकोसिस्टम पढ़ाने के चक्कर में मेरा इकोसिस्टम उजड़ गया। छिले हुए अंडे ऐसा लग रहा हूँ, बट क्या करें, अब दाढ़ी उगने का तो वेट नहीं कर सकते थे कि लेक्चर दाढ़ी उगने के बाद लेंगे। फिर तुम बोलोगे सर इनकंसिस्टेंट हो गए। तो कोई नहीं, छिले हुए अंडे से ही काम चला लो आज। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, बॉटनी में अगर किसी यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज होगा तो वो इकोसिस्टम का होगा। नई एनसीईआरटी में इकोसिस्टम में वो इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग निकाल दिया। इसका मतलब फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड पे सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से कुछ चीजें आपको इस चैप्टर में देखना पड़ेगा। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा। 15 अक्टूबर से निश्चय 3.0 बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच में इनरोल नहीं किया और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट ये बैच इनरोल कर लीजिए। 15 अक्टूबर के बाद ये बैच बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप इनरोल नहीं कर पाएंगे। कहां से इनरोल करेंगे? मेरी वेबसाइट है anandmoney.in या डॉक्टर आनंद मनी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे निश्चित 3.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आपके लिए हम लेके आए हैं फॉर 499 रुपीज ऑनली। जो पुराने बच्चे उनको ऑलरेडी पता है, 20 मॉक टेस्ट जिसमें 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है और 8 पार्ट टेस्ट है, बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी सिलेबस आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा जस्ट फॉर 499 रुपीज। इंडिया का सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज सबसे कम दाम में आपको मिल रहा है। तो उसके लिए आपको fundabox.in या fundabox ऐप इंस्टॉल करना है। वहां से वो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। 10 नवंबर से पहले आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। भाई इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। देखो टारगेट अपना पूरा नहीं करोगे फिर लेक्चर आगे पीछे होगा तो मेरी गलती नहीं है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस लेक्चर के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको पड़ी हुई है एनसीईआरटी रिव्यू की। आप लेक्चर चाहे कहीं से देखें, वैसे तो ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको है कि नहीं मुझे फालतू पढ़ना है तो आप कहीं और फालतू पढ़ भी रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज जरूर लगाइए, क्योंकि इवेंचुअली आपको नंबर तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए आइए मुद्दे की बात पे आते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एन इकोसिस्टम can be visualized as the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। इकोसिस्टम मतलब क्या हो? एक ऐसा जगह जहां पे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म एबायोटिक कंडीशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो स्पेस को हम एक इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे एक नदी है वो एक इकोसिस्टम हो गया, जैसे एक पॉन्ड है वो एक इकोसिस्टम हो गया, जैसे इस बॉटल में पानी भरा हुआ है ये भी एक इकोसिस्टम अपने आप में है। तो कोई भी चीज, जैसे हवा है यहाँ आसपास, तो ये एक इकोसिस्टम है। तो एनी प्लेस जहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म को वो सपोर्ट कर रहा है वो जगह, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो क्या इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज द फंक्शनल यूनिट of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम ग्रेटली वेरीज इन साइज लाइक अ स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और समंदर। तो सब इकोसिस्टम है ना। एक स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम, एक लार्ज फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम है। तो मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। देखो बहुत सारे लोग क्या है, बायोस्फीयर कोई बोलते हैं ना भैया एक ग्लोबल इकोसिस्टम है एज अ कंपोजिट ऑफ लोकल इकोसिस्टम। ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज। कौन कौन सी बेसिक कैटेगरी है? पहले को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को हम कहते हैं एक्वाटिक। तो 2 तरह के इकोसिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरे को हम कह रहे हैं
एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, एक्वाटिक मतलब पानी में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कौन कौन सा? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट किसका एग्जांपल है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। एंड पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड ईस्चुरी। ठीक है, वेटलैंड में मार्शी एरिया जैसे होता है उसको वेटलैंड कहते हैं ना। तो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड ईस्चुरी। ईस्चुरी तुम्हारा बैक वाटर्स होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है सर। अच्छा, अब एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए उस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए, जैसे क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम may also considered as man-made ecosystem। क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? तुम एक्वेरियम छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा? मछली मर जाएगी। क्रॉप फील्ड में कुछ नहीं होगा, उस पर खाद मत डालो, उस पर पेस्टिसाइड मत डालो, इंसेक्टिसाइड मत डालो, तो पौधे ठीक से नहीं उग पाएंगे। तो इनको हम मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। समराइज करें तो क्या है भैया? इकोसिस्टम दो तरह का है, नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल कैसा है? टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या आ गया? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। एक्वाटिक में क्या आ गया? रिवर, पॉन्ड, लेक, ईस्चुरी, सब कोई समुंदर, सब एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। मैनमेड इकोसिस्टम में क्या आ गया? क्रॉप और एक्वेरियम तुम्हारा मैनमेड इकोसिस्टम है। क्लियर है ये भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द आउटपुट। ठीक है, तो हमको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम से हम क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे, एंड द आउटपुट क्या आ रहा है, डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप, cycles, chains, web that has created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship। ठीक है, वैसे हमको ज्योग्राफिकल साइकिल्स नहीं पढ़नी है, वो मैं आपको पहले यहां पे बता देता हूं। चलिए अब आते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर उसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायो इन्वायरमेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट था? एक एबायोटिक कंपोनेंट था, नॉन लिविंग थिंग, और एक बायोटिक कंपोनेंट था, लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, यू स्टडीड हाउ इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। कैसे एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है या ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, ये हमने पहले देख लिया। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट दीज कंपोनेंट in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स results in a physical structure that is a characteristic of each type of ecosystem। तो इंटरेक्शन से क्या हो रहा है? फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम गिव इट स्पीसीज कंपोजिशन। क्या है? अब मान लो एक इकोसिस्टम में किस किस तरह के स्पीसीज हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, तो वो हमको स्पीसीज कंपोजिशन बताता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम गिव्स इट स्पीसीज कंपोजिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सवाल आ चुका है, क्या? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इस पर सवाल आया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज इकोसिस्टम में डिफरेंट जगह पे हैं, डिफरेंट लेवल पे हैं, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब उससे नीचे, और हर्ब्स सबसे नीचे, तो इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। डिफरेंट लेवल में अगर स्पीसीज है तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। समझ में आया? स्ट्रैटिफिकेशन क्या हुआ? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। जैसे मान लो कि नीचे सबसे ज्यादा नीचे क्या हुआ? सबसे नीचे अगर मान लो घास है तो ये घास हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद श्रब्स हो गया थोड़ा एक लेवल ऊपर, तो ये श्रब्स हो गए, और उसके बाद सबसे ऊपर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ट्री। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग स्ट्रैटा है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तुम्हारा जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, चल अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फंक्शनल यूनिट क्या क्या है? पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डीकंपोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या क्या है? प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या भैया, टू अंडरस्टैंड द ethos ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, टू अंडरस्टैंड द ethos area of an aquatic system, let's take a small pond as an example. ठीक है, this is a fairly sustainable unit and rather simple example that explains even complex interaction that exists in aquatic ecosystem. ठीक है, अच्छा अब देखो क्या क्या हो रहा है। A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of ecosystem are well exhibited. ठीक है, कौन कौन सा इकोसिस्टम का कंपोनेंट थे? एक था तुम्हारा प्रोडक्टिविटी, दूसरा था तुम्हारा डिकम्पोजिशन, तीसरा था तुम्हारा एनर्जी फ्लो, और चौथा था तुम्हारा न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर। पहला एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा हुआ पॉन्ड में? देखोगे पानी, विथ ऑल डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल में है, जो बॉटम ऑफ पॉन्ड पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। ठीक, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। कि अगर मान लो सोलर एक्टिविटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा ग्रोथ होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो कम ग्रोथ होगा। तो ये कह रहा है पूरा प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, दिन का लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, अच्छा द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, सम एल्गे, ठीक है, एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट एजेस। फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट एजेस। तो ये तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन। कंज्यूमर्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? जू प्लैंक्टन से। अच्छा, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, दोनों है, फ्री स्विमिंग में भी और बॉटम ड्वेलिंग में भी। ठीक है, अच्छा द डीकंपोजर्स आर फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ऑब्वियसली डीकंपोजर्स नीचे पाए जाएंगे। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, this system performs all the function of any ecosystem and of the biosphere as the whole. ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, सीक्वेंस समझोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो क्या बोला? तीन कंपोनेंट बोला। पहला, सबसे पहला क्या बोला? सबसे पहला बोला कि द एबायोटिक कंपोनेंट जो है वाटर है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉल्ट वगैरह जो पॉन्ड के बॉटम में देखने को मिल रहा है वो सब हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन कौन सा था? ऑटोट्रॉपिक तुम्हारा था फाइटोप्लैंक्टन, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज मार्जिनल प्लांट फाउंड इन द एजेस। ठीक है, फिर उसके बाद कंज्यूमर में कौन कौन सा था? जू प्लैंक्टन था, और उसके बाद तीसरा डिकंपोजर में कौन कौन सा था? फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स वगैरह सब डिकंपोजर का पार्ट था। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या इकोसिस्टम में फंक्शन हो रहा है वो देखते हैं। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बना रहा है ना। तो ये इस यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे जो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। लिख लो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? फोटो सिंथेसिस की हमने बात की। ठीक है, कैसे? बाय ऑटोट्रॉप्स। ठीक है,
कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, इन ऑटोट्रॉफ्स को खा जाएंगे, तो कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। उसके बाद डीकंपोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय ऑटोट्रॉफ। अब क्या है, जो हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ ये सब मर जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल के बेड पे चले जाएंगे, वहां पे डीकंपोजर्स इसको डीकंपोज करके फिर से इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको फिर से ऑटोट्रॉफ ले लेंगे, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट यहां पे हो गया, ठीक है। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, देर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल। ये हमेशा याद रखना, एनर्जी का फ्लो हमेशा लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक डायग्राम से, ठीक है। हमने प्यारी सी एक पॉन्ड ली, ठीक है, समझो, एक हमने पॉन्ड लिया, ठीक है, ठीक है सर। ये एक इकोसिस्टम है। कौन सा इकोसिस्टम हो गया, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है सर। अब इसमें क्या क्या आपको देखने मिला, पॉन्ड के पास कुछ फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे, कुछ प्लांट्स है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। इसके पास कुछ तैरते हुए जू प्लैंक्टन है, लेट से कुछ तैरते हुए यहां पे तैर रहे हैं, कुछ नीचे भी तैर रहे हैं। ये क्या हो गया सर, जू प्लैंक्टन, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, ये खाना बना रहा है, तो इसको हमने प्रोड्यूसर बोल दिया। ये खा रहा है, तो इसको हमने कंज्यूमर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो नीचे सॉइल बेड है, यहां पे जो नीचे सॉइल बेड है, तो यहां पे क्या है, यहां पे पहला तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स है, जिसको ऑटोट्रॉप्स यूज कर रहा है। और दूसरा यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे डीकंपोजर्स है, जिसमें फंगाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जो ये लोग मर जाएंगे तो इसको डीकंपोज करेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉप्स फूड बना रहा है, या इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, बना लिया, ठीक। दिस फूड इज ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स पे गया, ठीक है, ये कंज्यूमर्स पे खाना चला गया। अब ये कंज्यूमर मरेगा, मर गया, ये ऑटोट्रॉप मरेगा, मर गया, दोनों मरेगा ना इवेंचुअली, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ये चला जाएगा डीकंपोजर्स के पास, ये कहां चला जाएगा, डीकंपोजर्स के पास, और डीकंपोजर्स फिर से इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जिसको फिर से ऑटोट्रॉप्स यूज कर लेगा अपने काम के लिए। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहां हुआ, सनलाइट से ऑटोट्रॉप में गया, ऑटोट्रॉप से तुम्हारा कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से तुम्हारा डिकंपोजर में गया, और डिकंपोजर से फिर से ऑटोट्रॉप में गया। तो एनर्जी का पूरा साइकिल होता जाता है। कुछ एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में, कुछ एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में। तो यही एक तुम्हारा पॉन्ड का इकोसिस्टम है। आई बात समझ में, यही एक तुम्हारा पॉन्ड का इकोसिस्टम। समझ में आया सर या नहीं, बताइए, ठीक है, बहुत। तो ये वाला बात कंप्लीट हो गया। अब आते एक एक करके, एक एक कंपोनेंट इसका देखते हैं, तो तुम्हें और डिटेल से क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमको देखने को मिल रही है, दैट इज
प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन। ठीक है सर, कोई भी इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी चाहिए। क्या ये हर केस में ट्रू है? नहीं सर, हर केस में ये ट्रू नहीं है। अगर मान लो समंदर के नीचे बात करेंगे, बेंथिक रीजन जहां पे सनलाइट नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो बहुत जगह ऐसा नहीं है कि सनलाइट ही सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे इकोसिस्टम चल रहा है। बहुत जगह हाइड्रोथर्मल वेंट या दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी होते हैं जिससे इकोसिस्टम चलता है। ठीक है, तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से ये लाइन है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है कवि, क्या कहना चाह रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एक प्लांट जितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसको हम उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें कितना रेट, मतलब टाइम इन्वॉल्व है, तो यहां पे आ जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? कितना बायोमास बना, किस रेट से बना, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो अगर प्रोडक्टिविटी का यूनिट होगा तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट पर ईयर होगा। एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट प्लीज लिख लीजिए, क्या? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यूनिट क्या है सर इसका? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ प्रोडक्शन। इस पॉइंट पे इंफेसिस मैं बार बार दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक, to compare the productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity and net primary productivity। ध्यान से सुना, दो तरह का प्रोडक्टिविटी ये बात कर रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब समझो, मैं तुम्हें अलग से लिखवा ही देता हूं। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कितने तरह का है सर? पहला है सर जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम कहते हैं सर जीपीपी। ठीक है, दूसरा है, इसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोनों का डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगा सब कुछ समझने में। दूसरा है, हम इसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है सर इसको हम कहते हैं एनपीपी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ सर? अमाउंट ऑफ बायोमास, टोटल
अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। कोई भी ऑटोट्रॉप जितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि अब कुछ बायोमास तो वो खाएगा भी ना, बेचारा कोई अपना खाना बना रहा है तो कुछ तो खाएगा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास लेफ्ट फॉर, किसके पास, लेफ्ट फॉर कंज्यूमर आफ्टर कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर। उसने जितना खुद से खा लिया, कैसे खाएगा, खुद से कैसे यूटिलाइज करेगा, रेस्पिरेशन में। तो जितना बायोमास कंज्यूमर के लिए बच गया, जो उसको खा रहा है, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर इज रेस्पिरेटरी लॉस, जो अपनी एनर्जी बनाने के लिए प्रोड्यूसर एनर्जी यूज कर लिया। तो रेस्पिरेटरी लॉस तुम्हारा जो है वो इसका वाला पार्ट हो गया। क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है सर? जीपीपी और एनपीपी में डिफरेंस, तो हमेशा जीपीपी एनपीपी से ज्यादा होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखिए एनसीईआरटी माता क्या करती है, इस पर बात करते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जितना ऑर्गेनिक मैटर बना उसको जीपीपी कहते हैं। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। प्लांट ने कंज्यूम कर लिया तो रेस्पिरेशन हो गया। तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस बना देता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम एनपीपी कहते हैं। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। हमेशा जीपीपी एनपीपी से ज्यादा रहेगा, हमेशा जीपीपी एनपीपी से ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, आइए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। देखो, तो कंज्यूमर के लिए जितना बायोमास है इसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आपने देख लिया। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब ध्यान से सुनो, कंज्यूमर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। हमने क्या बोला, हमने बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने क्या बोला कि जो ऑटोट्रॉप्स बना रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स सनलाइट को यूज करके जो खाना बना रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। ठीक है, इसको कंज्यूमर ने खाया, तो कंज्यूमर का भी तो कुछ बॉडी बनाना। मान लो कि ग्रास है, मान लो कि ग्रास है, ग्रास क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। ग्रास क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। घास किसने खाया, घास को बकरी ने खाया। ठीक है, तो गोट क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। और गोट को मान लो शेर खा गया, तो लायन क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। तो जो ये बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, बायोमास तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो इसका बायोमास है उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। अब वो नेट प्राइमरी हो या ग्रॉस प्राइमरी हो, इसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। और जो प्राइमरी कंज्यूमर बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो कंज्यूमर जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे सेकेंडरी प्रोडक्शन। आई मेरी बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया।
तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो कैसा प्लांट स्पीसीज है उस पर डिपेंड कर रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर फर्टाइल सॉइल ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, अगर प्लांट का फोटोसिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो अगेन क्या ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ध्यान से सुनो, यहां पे इस पे सवाल आया हुआ है क्या, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन। ड्राई वेट लेते हैं, बोलो ड्राई वेट और वेट वेट क्या होता है, ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है, हम ड्राई वेट इसलिए लेते हैं, सुखा के पानी इसका निकाल दो तो जितना बायोमास प्रेजेंट है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। तो ड्राई वेट क्या हुआ, बायोमास माइनस वाटर, पानी निकाल के जितना वेट है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट टर्म होता है इस मेजरमेंट का। तो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर का कितना है, 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस पे सवाल 50 बार आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन। और इसमें लगभग 70% जो है जगह वो ओशन का है, बट ओशन में प्रोडक्टिविटी कम है, इट इज ओनली 55 बिलियन टन। तो बायोस्फीयर की पूरी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है, बट समंदर उसका 70% एरिया कवर कर रहा है, बट फिर भी समंदर में जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज 55 बिलियन टन। रीजन क्यों, क्योंकि लैक ऑफ सनलाइट। रीजन क्यों, क्योंकि क्यों ओशन में प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सनलाइट, सनलाइट कम है इसीलिए ओशन में प्रोडक्टिविटी कम है। दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 170 बिलियन टन आपका किसमें, पूरे बायोस्फीयर में, 55 बिलियन टन कितना आपका ओशन में। तो अगर टेरेस्ट्रियल पूछ देगा तो कितना होगा, 170 माइनस 55 बिलियन टन। अगर टेरेस्ट्रियल पूछ दे कितना है तो कितना, 170 माइनस 55 बिलियन टन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है, प्रोडक्टिविटी में हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी, नेट प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और यहां पे कितना प्रोडक्टिविटी है वो देख लिया। 2 क्वेश्चन यहां से बनता है, एक जीपीपी माइनस आर वाला और एक जो ये नंबर था, ये डेटा पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरा टॉपिक आते हैं सर, इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन। अब प्रोडक्टिविटी तो हो गया, डीकंपोजिशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, टैब हो गया, तो उसको हम डीकंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। You might have heard that earthworm being referred to as farmer's friend. This is so because it helps in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening the soil. ठीक है, अब देखो, अब देखो अब देखो, इसको ना मैं तुम्हें स्टोरी से समझाता हूं डीकंपोजिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। डीकंपोजिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक, अभी तुमको एक मूवी दिखाएंगे, 10-10 रुपए पेटीएम कर देना, ठीक है। एक मूवी दिखाएंगे बढ़िया, सस्ता सुंदर टिकाऊ बॉलीवुड मूवी, ठीक है। 10-10 रुपए लेकिन पेटीएम कर देना मुझे, ठीक। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। पहले हम समझा देते हैं और उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेंगे। ये 5 कंपोनेंट, ये 5 किरदार आपको देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, ठीक है। स्टोरी का प्लॉट सुनो पहले, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। टंटना क्या है, एक हमारा लौंडा था जिसका नाम था चिंटू। जो पुराने बच्चे जानते हैं, चिंटू आपके लिए बड़ा मेहनत कर, ठीक। चिंटू ने किसी लड़की से प्यार किया और मेरे स्टोरी में, लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं होता, तो क्या हुआ,
जिस लड़की से चिंटू ने प्यार किया उसके बाप ने चिंटू को गोली मार दी। तो चिंटू की लाश किसी जंगल में पड़ी है, हमारा चिंटू मर गया, रेस्ट इन पीस चिंटू, कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो चिंटू इज डेड। ठीक है, अब मुद्दा ये, मूवी की शुरुआत ये हो रही है, साइंस वाली मूवी है तो मूवी की शुरुआत ये हो रही है कि चिंटू की लाश का, ठीक है, अब ऐसे जंगल में था जहां पे चिंटू की लाश को कोई ढूंढ नहीं पा रहा, तो अब जो कुछ है नेचर के सहारे है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अर्थवॉर्म सब आ गया और चिंटू के लाश के उसने टुकड़े कर दिए। वैसे तो टेक्निकली अर्थवॉर्म क्या कर पाएगा, बहुत बहुत टाइम बाद चिंटू के लाश के छोटे 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 टुकड़े हो गया। तो सर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया। ठीक है, तो चिंटू के लाश के टुकड़े हो गए। ठीक है, मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो देखो, जो चीज मरा, चिंटू जो मरा, तो इसको लेटर कहते हैं या इसको हम डेट्रीटियस कहते हैं, डेट्रीटस कहते हैं। ठीक है, अब डेट्रीटस पे एक्ट किया मेरा डेट्रीटिवोर। कौन हो गया डेट्रीटिवोर, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, और इसको तोड़ दिया फ्रैगमेंट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। स्टेप 1 हुआ, चिंटू के टुकड़े टुकड़े कर दिया अर्थवॉर्म में, और इसको हमने कहा फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, चिंटू के पास दो कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना। तो चिंटू के टुकड़े टुकड़े हो गए, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया मेरा, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब बहुत सारी बारिश हो रही थी। ऐसा हिंदी मूवी है तो मौत वौत का टाइम हुआ तो थोड़ा बारिश होगा। ठीक है, तो यहां बादल था, बादल बरसा बिजुरी, है ना, तो यहां पे बारिश हो गया। तो कुछ कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे, चिंटू के पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे, तो ये सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स, चिंटू के जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स थे, ये सॉइल के अंदर चले गए, सॉइल के अंदर डीप चले गए, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये अनअवेलेबल मिनरल के फॉर्म में सॉइल में चले गए। वाई अनअवेलेबल, बहुत नीचे चले गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। मतलब मिनरल जो है सॉइल के अंदर चले गए, तो इस प्रोसेस को हमने कहा लीचिंग। ठीक है, कुत्ते की मौत मरी है बेचारी हमारे चिंटू, है ना। तो दूसरा प्रोसेस हो गया, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। तीसरा क्या होता है, अभी जो चिंटू की लाश है, अब ये धीरे धीरे सड़ते जाएगी, इसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, और तीसरा टांग बन गया चिंटू का। सॉरी माय बैड, कुछ और मत समझ। ठीक है, तो अब चिंटू को क्या है कि लाश को बैक्टीरिया खाएगा। बहुत बदमाश, यही होता है, प्यार करोगे तो बेटा यही होगा, बैक्टीरिया, फंगाई। ठीक है, मतलब इसको डीकंपोजर्स इसको डाइजेस्ट करते जाएंगे, इसके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते जाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर में। तो तीसरा स्टेप हो गया, दैट इज डीकंपोजिशन। अच्छा, अब चिंटू के लाश के चारों ओर कुछ मिट्टी विट्टी भी लग जाएगा। अब ये ऑब्वियसली बारिश हो रहा है तो आसपास मिट्टी होगा, तो अब चिंटू के लाश में क्या हुआ कि यहां पे थोड़ा ये मिट्टी में लिपटा रह गया। तो मिट्टी में लिपटने से क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ। तो यहां जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो यहां पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो गया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ा या कम हुआ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूमिफिकेशन। अब क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा, तो मतलब सॉइल के पास रिजर्वायर हो गया मिनरल का। चिंटू बहुत पेड़ों की जिंदगी संवारेगा, है ना, बहुत पेड़ को न्यूट्रिएंट देगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। अब जो इसके जो मिनरल्स बने थे, अब ये मिनरल फिर से सॉइल में चले गए, इसके जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स बने थे, मतलब जो टूट फूट के इनऑर्गेनिक मिनरल्स बचे थे, तो ये इसके इनऑर्गेनिक मिनरल्स सॉइल में चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये मिनरल आप यूज कर सकते हो, ये मिनरल आप क्या मतलब प्लांट्स फिर से यूज कर पाएंगे। तो ये डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस हुआ। क्या हुआ,
सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, दूसरा लीचिंग हुआ, तीसरा कैटाबॉलिज्म हुआ, चौथा ह्यूमिफिकेशन हुआ और पांचवा मिनरलाइजेशन हुआ। तो ये थी हमारी सस्ता सुंदर टिकाऊ मूवी। 10-10 रुपए पेटीएम कर देना भैया, फ्री में कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए आइए तो डीकंपोजिशन की हम बात करते हैं। तो you may have heard that earthworm being referred to as farmer's friend. This is so because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in the loosening of soil. अब देखो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोल रही है, ठीक है। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient, and the process is called decomposition. जो decomposers काम कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो डेड प्लांट्स, देखो डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्रिटस। ड्राई लिटर, कूड़ा है ना, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम डेट्रिटस कहते हैं। हम तो पूरी चिंटू की बॉडी को डेट्रिटस बोल दिए, बट ठीक है, भावना होगा आप समझिए। ठीक है, विच इज रॉ मटेरियल फॉर डीकंपोजिशन। तो हम लिख सकते हैं डेट्रिटियस इज रॉ मटेरियल फॉर डीकंपोजिशन। पहला पॉइंट लिखिए, डेट्रिटियस इज रॉ मटेरियल फॉर डीकंपोजिशन, है ना, डीकंपोजिशन के लिए ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन बोला था पहला, लीचिंग बोला था दूसरा, कैटाबॉलिज्म तीसरा, ह्यूमिफिकेशन चौथा और मिनरलाइजेशन पांचवा। 5 स्टेप बताया था, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब एक एक करके देखो कैसे ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो डेट्रिटिवोर्स अर्थवर्म जैसे एग्जांपल हो गया, ब्रेक डाउन डेट्रिटियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आ गया, क्लियर। डेट्रिटियस ब्रेक्स डाउन डेट्रिटियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल, देखो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो अभी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके बॉडी में, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर soluble inorganic material go down in the soil horizon and get precipitated as unavailable salts। नीचे चला गया, सॉइल होराइजन के नीचे चला गया। अब नीचे वाला तो ले नहीं सकता प्लांट, तो इट इज अवेलेबल एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। समझ में आया, सेम बात मैंने की थी। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ डीकंपोजर इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग द कंपोजिशन डीकंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये क्या कह रहा है कि देखो भैया, डेट्रिटस ऐसा नहीं कि पहले हम सारा टुकड़ा में तोड़ेंगे फिर डीकंपोजर्स काम करेगा। जितना जितना टुकड़ा होते जा रहा है साथ के साथ चल रहा है, ये सारे स्टेप एक साथ चल रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं हो रहा कि पहले फ्रेगमेंटेशन पूरा हो जाएगा, फिर लीचिंग पूरा हो जाएगा, फिर डीकंपोजिशन पूरा हो जाएगा। ना जी, फ्रेगमेंटेशन थोड़ा हुआ, थोड़ा सा लीचिंग हो गया, थोड़ा सा डीकंपोजिशन हो गया। ठीक है, अच्छा, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डीकंपोजिशन ऑफ सॉइल। क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो मिट्टी में ये मिल गया, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर मिला तो क्या होगा, डार्क कलर दिखेगा, डार्क सॉइल जो तुमको देखने को मिलता है। एंड इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डीकंपोजिशन एट एक्सट्रीमली सो रेट। तो तुम ये बोलोगे
सर अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा तो ये सॉइल अच्छा कैसे है? सॉइल इसलिए अच्छा है बेटा कि अगर मान लो एक साथ ही सारा डिकम्पोजिशन हो गया तो सॉइल को सारा न्यूट्रिएंट एक साथ मिल गया, कुछ न्यूट्रिएंट बह जाएगा। तो ये क्या करता है, ह्यूमस के होने से क्या होता है, धीरे 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 डिकम्पोजिशन होता है। तुम खास करके देखोगे हम क्या करते हैं, गोबर लेते हैं और मिट्टी में अच्छे से मिला देते हैं और उसको गोबर वाली मिट्टी को डालते हैं पौधों में, ताकि 1 महीना 2 महीना तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। तो डिकम्पोजिशन से क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है। मिट्टी में कम ऑक्सीजन है, खुला है तो ज्यादा ऑक्सीजन है। अच्छा एक चीज अब तुम सोचो कि तुम मूवीज में देखोगे क्या है कि लाश को गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, जो लाश को ठिकाने लगाते हैं ना, वो क्या होता है, जमीन के अंदर लाश को गाड़ देते हैं। टेक्निकली अगर उनको लाश को डिग्रेड कराना है तो लाश को खुले छोड़ देना चाहिए था। डिकम्पोजिशन रेट लाश का क्या होता, स्लो होता। लेकिन क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि डिकम्पोजिशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बदबू मारेगा लाश, तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। तो अच्छा सीरियल किलर बनना, लाश को अच्छे से गाड़ देना, भले ही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा लेकिन लाश की बदबू नहीं आएगी, है ना। तो ह्यूमिफिकेशन से क्या हुआ कि इट बिकम्स हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पे होता है। तो यही तो बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occurs by a process called mineralization। तो ह्यूमिफिकेशन हुआ चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप हो गया तुम्हारा मिनरलाइजेशन। अब यहां पे ध्यान से सुनो, क्या decomposition is largely an oxygen requiring process, so the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor, ठीक है। तो in a particular climatic condition decomposition rate is slower if the detritus is rich in lignin and chitin। क्यों भैया? ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर होगा इफ द detritus is rich in lignin and chitin, और अगर it is quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances। it is rich in nitrogen and water soluble substances such as sugar। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। गर्मी के एरिया में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है। अगर किसी बर्फ पे किसी को मार दियो तो उसकी लाश जल्दी सड़ती नहीं है ना, एज इट इज तुमको मिल जाता है। जैसे अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो माउंट एवरेस्ट पे जो लोग मरते हैं उनकी लाश वैसी ही तुमको दिखती रहेगी, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो डिकम्पोज ही नहीं हुआ, सालों साल तक वैसी आपको लाशें देखने को मिल जाती है। तो क्या warm and moist environment favors a decomposition, whereas low temperature and anaerobic condition inhibits decomposition resulting in buildup of organic materials, ठीक है। तो 5 कंपोनेंट हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन, डेट्रिटिव और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ रहा है। दूसरा हमने देखा लीचिंग, इनऑर्गेनिक मिनरल जो वाटर सॉल्युबल्स थे वो क्या हुआ, सॉइल के अंदर चले गए और वो अवेलेबल नहीं है, उसको लीचिंग कहते हैं। तीसरा कैटाबॉलिज्म, तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जिसको प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। बट कैटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो जाता है जब ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलके ये क्या है, डार्क एमोर्फो सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। तो मतलब क्या होता है कि डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। धीरे 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 डिकम्पोज होगा और सॉइल में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट जाता जाएगा। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक मैटर में जिसको प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने ये बोला कि अगर डेट्रिटियस रिच इन लिग्निन और काइटिन है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। अगर डेट्रिटियस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन कंप्लीट। चलिए अब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया था कि
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या सनलाइट सोर्स फॉर एनर्जी होता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के लिए, बट ऐसे जगह जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता वहां पे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। तो वही बोल रहा है, एक्सेप्ट फॉर डीप सी थर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, अब देखो इस लाइन पे 50 बार सवाल आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है क्या। ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली रेडिएशन, या इसको पार कहते हैं। ठीक है, समझो इंसिडेंट लाइट क्या वाला, कौन सी लाइट हुई। इंसिडेंट लाइट वो लाइट हुई जो सनलाइट की अर्थ पे पड़ रही है। अब इस इंसिडेंट लाइट का 50% जो है वो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या इसको हम पार कहते हैं। फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, पार। ठीक ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंट लाइट का 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसको हम पार कहते हैं। और इस पार का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। कितना, 2 से 10% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो अगर हम पूछें इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, तो क्या बोल दोगे। 50% पार था, तो 50% का 2 से 10% है, तो 100% का क्या होगा, 1 से 5%। तो अगर हम बोले इंसिडेंट लाइट का कितना इज एब्जॉर्ब बाय पार, तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट का 1 से 5% इज एब्जॉर्ब बाय। क्लियर है। दोनों क्वेश्चन पे घुमा के सवाल पूछा गया, इस तरह का सवाल एनसीईआरटी से आ जाता है। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पार, 2 to 10% ऑफ पार, वही बताया था मैंने। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर वर्ल्ड। सोचो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। All organisms are dependent on their food on producers either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer. ठीक, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है इज दिस कीपिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल ठीक है। फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो। पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट है कि एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। अब बोल दो सनलाइट बोलेगे नहीं भैया बहुत दिन मैंने तुम्हें धूप दी, अब मैं नहीं दूंगा, पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म रातों रात, है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो गया। तो वही भाई कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टू इंक्रीज डिसऑर्डरलीनेस। अब क्या है कि किसी चीज को एक एनर्जी देके हम एक जगह पे रख रहे हैं। आज मैं खड़ा हूं बिकॉज एनर्जी है मेरे अंदर। अब क्या हुआ कि सारे पेड़ पौधे मर गए, सब कुछ मर गया, तो मेरे अंदर एनर्जी कहां से आएगा, मेरे अंदर भी एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, है ना।
तो फिर सब टैप हो जाऊंगा, बैटरी डाउन हो जाएगा मेरा, है ना। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन लाइन से आ सकता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के लाइन पे बड़ा इंफेसिस देता हूं। चलिए आगे बढ़ता, ठीक है। तो द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो क्या कह रहा है, द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो खाना बना रहा है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या दिख रहा है आपको, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है, और यहां पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे या हायर प्लांट जो है तुम्हारा प्रोड्यूसर्स हो गया, ठीक है। You have read about the food chain and webs that exist in nature, starting from plant जो producer है. Food chains are rather webs are formed such that an animal feeds on plant or on other animal as in turn is food to another. सब मैं समझा रहा हूं कि अब बेसिकली कहता क्या है फूड चेन मतलब सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि मैं एक फूड चेन बनाऊं कि एक मान लो लेट्स से अभी हमारे यहाँ ही अगर एक फूड चेन हम देख लें कि क्या होगा, तो प्लांट्स को खाया बकरी और बकरी को खाए तुम, है ना। तो इसको हम कह देंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक ठीक है। तो ये एक फूड चेन हुआ, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसको फूड वेब में कन्वर्ट करने में क्या होगा, हो सकता है इस बकरी के तुम ही सिर्फ दावेदार नहीं हो, इस बकरी को हो सकता है शेर भी खा सकता है, ठीक है। इस प्लांट को हो सकता है बकरी के अलावा गाय भी खा सकती है ना। तो अलग अलग अगर फूड चेन मिंगल हो जाएगा तो ये एक फूड वेब बना देगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, यू हैव रेड दैट फूड चेन एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, फूड चेन और rather web are formed in such that an animal feeds on plant or another animal in turn is food for the another, ठीक है। The chain or web is formed because of this interdependency. खाना है एक दूसरे को और इसी इंटरडिपेंडेंसी के कारण चेन या वेब फॉर्म हो रहा है। No energy that is trapped into an organism remains in it forever, है ना। कोई ना कोई इसको खाएगा या नहीं खाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा और फिर उसके बाद वो डेट्रिटियस में जाएगा, डिकम्पोज होगा, फिर से वापस प्रोड्यूसर में चला जाएगा, ठीक है। तो द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज, ठीक है। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटियस फूड चेन। वही मैं कह रहा था अभी, क्या बोला कि दो ही कंडीशन है ना, या कोई प्रोड्यूसर है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, या तो उस प्लांट को तुमने खा लिया या वो प्लांट मर गया। प्लांट मर गया तो कहां चला गया, मिट्टी में गया, मिट्टी में गया तो वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज हुआ तो अगेन उसका एनर्जी सॉइल में चला गया, सॉइल से वो एनर्जी को कौन ले लेगा, प्रोड्यूसर फिर से ले लेगा, है ना। तो इस तरह के चेन को जहां पे डिकम्पोजिशन होता है उसको हम कहते हैं डेट्रिटियस फूड चेन। अभी बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उनको हम कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप कहेंगे, ठीक है। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। मैंने यही बताया ना, अगर वो प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है तो वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। एंड इफ द एनिमल ईट्स अदर एनिमल्स which in turn eat plant,
तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरे एनिमल को खा रहा है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो लाइकवाइज यू हैव टर्शरी कंज्यूमर टू। टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है, बिल्कुल। मैं एक टर्शरी कंज्यूमर दिखाता हूं कैसा होगा, ठीक है, अभी दिखाता हूं, ठीक। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर। Some common herbivores are insect, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusca in aquatic ecosystem. एक important point लिखो, which of the following is a herbivore in aquatic ecosystem? अभी मैं ये सवाल पूछ लूं, अपने टीचर से पूछ लेना तुम ये सवाल, बता पाए तो बताना मुझे, ठीक है। Which, अब यही एनसीईआरटी कैसे राज खोलती है अपना, देखो। Which of the following is a herbivore and or primary consumer in an aquatic ecosystem? ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या आंसर है, मोलस्का। समझ में आया सर? समझ में आया सर? तो वही, तो द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स एंड करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स इसको कह सकते हैं, दो सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी ये पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। दोज एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक। तो यही दिया है, अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इसमें सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर तक ही है। इसको ना थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, लो थोड़ा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। सपोज मान लो कि एक फूड चेन है, तो पकड़ लो ग्रास, ठीक है। ग्रास क्या हो जाएगा सर, प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को खाया रैबिट, क्या हुआ सर, ये प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को खाया लोमड़ी, क्या होगा ये सर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और लोमड़ी को खाया शेर, वैसे रेयरली होता है ये, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। वैसे मूड में शेर तो खा सकता है लोमड़ी को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कह देंगे टर्शरी कंज्यूमर। हाँ यानी अब ये रैबिट जो है ये हर्बीवोर है, घास फूस खा रहा है, और ये फॉक्स और जो लायन है ये कार्निवोर है, इट इज फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स। तो जो फॉक्स है अपना, ये क्या है, इसको हम कह देंगे प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर। और ये जो लायन है अपना, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो इसको हम सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं। तो यही है तुम्हारा ग्रेजिंग फूड चेन। समझ में आया सर? ग्रेजिंग, क्लियर है ना सर? क्लियर है सर? बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली पार्ट यहां पे आगे, अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड, ठीक है। दूसरा फूड चेन है, जीएफसी हो गया, ग्रेजिंग फूड चेन हो गया। दूसरा फूड चेन होता है जिसको हम कहते हैं डीएफसी, डेट्रिटियस फूड चेन। तो द डीएफसी बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तुम जैसे मर जाते हो, तुम किस फूड चेन में एंटर कर जाते हो? तुम डीएफसी में एंटर कर जाते हो। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus, and these are also known as saprotrophs. Anything that feeds on dead and decaying organism are called saprotrophs, ठीक है।
Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them. और कुछ कहां चला जाता है, कुछ जमीन में भी वापस चला जाता है, कुछ जमीन में भी वापस चला जाता है। तो डिट्रिटियस फूड चेन अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, डेट्रिटियस ये चला जाएगा पहले डेट्रिटिवोर के पास, डेट्रिटिवोर से ये चला जाएगा किसके पास, डीकंपोजर्स के पास, और ये डीकंपोजर्स इसको कन्वर्ट कर देगा इनऑर्गेनिक मैटर में, है ना। तो ये तुम्हारा डीएफसी या डेट्रिटियस फूड चेन होगा। तो जैसे जीएफसी खत्म होता है ऑर्गेनिज्म डीएफसी में पहुंच जाता है, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन खत्म होता है या कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो कहां चला जाता है, वो डीएफसी में चला जाता है। क्लियर है, चलो बढ़िया। अब आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो लोग समझाते नहीं, क्या, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। समझना मैं क्या कह रहा हूं। जीएफसी पता है, ग्रेजिंग फूड चेन। अगर मान लो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैं ग्रेजिंग फूड चेन बनाऊं तो कैसा होगा, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हो गया, इसको खाया जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसको खाई छोटी मछली और स्मॉल मछली को खाई बड़ी मछली। तो क्या कह रहा है कि यहां पे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में है सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, एनर्जी फ्लो जीएफसी के तरह हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज टू डेट्रिटियस फूड चेन देन जीएफसी। तो यहां पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हो जाता है, मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो जो है डीएफसी हो जाता है। अब समझाते हैं क्यों। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को जमीन पे रख दूं और किसी ऑर्गेनिज्म को बांध के पानी में डाल, जल्दी डिकम्पोजिशन किसका होगा, जी हां सर, जल्दी डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिज्म जमीन में है उसका होगा, पानी वाले ऑर्गेनिज्म का जल्दी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। अगेन मैंने क्या बताया था, डिकम्पोजिशन के लिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए होता है। तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इन समुंदर या रिवर या लेक, ठीक है। तो डीएफसी ज्यादा, डेट्रिटियस ज्यादा काम नहीं करता एक्वाटिक इकोसिस्टम में, इसीलिए ज्यादातर एनर्जी फ्लो जीएफसी के थ्रू करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। बट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है कि डीएफसी का रेट फास्टर है, इसलिए ज्यादातर एनर्जी का फ्लो डीएफसी के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे, detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to GFC animals. अब बताओ कैसे 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 कब कहां ये कैसे हो गया। मैंने क्या बोला था अभी, मैंने सपोज मान लो एक फूड चेन बना लेते हैं, एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट से आया सीड, ऑब्वियसली सीड ही हो गया, प्लांट में सीड पकड़ लो, ठीक है। और सीड को खा गया स्पैरो, ठीक है, और स्पैरो को खा गया ईगल। ये एक जीएफसी है, ये जीएफसी है, ठीक है। अब ये ईगल मर गया, ईगल मर गया तो ये जमीन पे गिरा, अर्श से फर्श पे आया, है ना। अब इस पे काम किया डेट्रिटिवोर। कौन सा डेट्रिटिवोर है, अर्थवॉर्म। और इस अर्थवॉर्म को स्पैरो खा गया, खा सकता है ना, इंसेक्ट भी तो खाता है, इंसेक्टिवोर तो होते हैं। तो ये जीएफसी था, ये डीएफसी था, दोनों आपस में किसी टाइम पीरियड पे कनेक्ट हो गए। तो यही वाली बात यहां पे बोल रहा है कि डेट्रिटियस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल्स। क्लियर है।
in the natural ecosystem, some animals like cockroach, crows, etc. are omnivores. Omnivores मतलब कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो these natural interconnection of food chain make it a food web. तो अगर दो से ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये फूड वेब बनाता है। हाउ डू यू क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोर्स है ना। तुम मुर्गी भी खा रहे हो, तुम अंडा भी खा रहे हो, तुम प्लांट भी खा रहे हो, तो तुम अगेन और कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाओगे, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा फूड चेन आपस में मिलता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका फूड वेब, ठीक है। अच्छा, organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to its feeding relationship with other organisms, ठीक है। Based on the source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level, है ना। तो जो जगह ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है फूड चेन में बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन, क्या खा रहा है, तो उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हर्बीवोर्स सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अभी देखो यहां पे तुमको यहां दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में अगर मैं बोलूं तो प्रोड्यूसर्स है सारे, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो तुम्हारे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ गए, जो हर्बीवोर है, और कार्निवोर तुम्हारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ गए, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टॉप कार्निवोर आ गए। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर की बात की हमने, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। The important point to note is that the amount of energy decreases at successive tropic level। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। लिखिए, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो इसीलिए आपको 3 से 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाओगे एनर्जी ट्रांसफर्ड कम होता जाएगा। इसको हम कहते हैं लिंडरमैन्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? लिंडरमैन्स लॉ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड इनटू detritus और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर decomposers। Organism at each tropic level depends on those at lower tropic level for their energy demand। ठीक है। अच्छा, each tropic level has certain mass of living matter in a particular time, it is called standing crop। बायोमास जितना ऑर्गेनिज्म का है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो यहां पे देखो साफ साफ, यहां पे ध्यान से सुनो, क्या ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या हुआ कि एक ट्रॉपिक लेवल में जितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं, और अगर हम इनऑर्गेनिक मास की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे इन ईच ट्रॉपिक लेवल, तो हम इसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। क्वालिटी कैसा है? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिक बायोमास की बात करें तो हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल रहे हैं, और इनऑर्गेनिक बायोमास की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडिंग स्टेट बोल रहे हैं। बायोमास नहीं हुआ इनऑर्गेनिक, बट ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप इज द मेजर एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, मास या नंबर दोनों में स्टैंडिंग क्रॉप मेजर हो जाता है। ठीक है। द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट
मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ऑब्वियसली क्योंकि पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा कम हो सकता है, इसलिए हम ड्राई वेट मेजर करते हैं, विच इज अ मोर एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग बायोमास। ठीक है सर। The number of trophic levels in a grazing food chain is restricted as the transfer of energy follow 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from a lower trophic level. तो इवेंचुअली जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है। तो इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर इन अ ग्रेजिंग फूड चेन, बस उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। डू यू थिंक एनी सच लिमिटेशन इन डेट्रिटियस फूड चेन? ऑब्वियसली सब जगह होगा, हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो वही देखो, यही हो रहा है, एनर्जी फ्लो टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो पहले आया प्रोड्यूसर के पास, हीट से कुछ एनर्जी निकल गया तो हर्बीवोर के पास गया, फिर अगेन कुछ एनर्जी निकल गया कंज्यूमर के पास गया, फिर अगेन कुछ एनर्जी निकल गया टॉप कार्निवोर के पास गया, अगेन ये फिर डीएफसी में भी आ गया, तो डीएफसी में भी तुम्हारा हीट लॉस हो रहा है। तो एनर्जी लॉस डीएफसी में भी होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, एनर्जी लॉस डीएफसी में भी होता है। ठीक है सर, एनर्जी लॉस आपका डेट्रिटियस फूड चेन में भी आपको देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एनर्जी फ्लो गलत लिख दिया, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, या इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, तो क्या है? यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। बिल्कुल सर, ट्रायंगुलर होता है। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट इज नैरो टुवर्ड्स द एपेक्स। वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो हमको पिरामिड ऑफ नंबर देखना है, पिरामिड ऑफ बायोमास देखना है और पिरामिड ऑफ एनर्जी देखना है, और इसके एक्सेप्शन भी देखना है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, the base of each pyramid represent the producer or the first trophic level, ठीक है, while the apex represent the tertiary or top consumer. The three types of ecological pyramids are usually studied: pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. आइए एक एक करके हम सारा पिरामिड देखते हैं। पहले मैं बना देता हूं, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अलग अलग इकोसिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड है, ठीक है, शेप तुम खुद से बताना। सबसे ज्यादा आबादी क्या हो ग्रासलैंड में? घास का। तो प्रोड्यूसर की आबादी सबसे ज्यादा है सर, हाँ या नहीं? ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर की आबादी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की आबादी थोड़ी कम होगी इससे, डियर पकड़ लो, डियर, गोट, जो भी है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, और उसके बाद उसको खा रहा है टर्शरी कंज्यूमर या शेर, तो शेर की आबादी सबसे कम होगी, हाँ या नहीं? तो पकड़ लो, ये ग्रास है, ये प्रोड्यूसर हो गया, इसको डियर खा रहा है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इसको शेर खा रहा है, ये टॉप कार्निवोर हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर दिख रहा है, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा आबादी ग्रास की है या प्रोड्यूसर की है? ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कंज्यूमर हो गया, और ये टॉप कार्निवोर हो गया। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। अप, राइट, सीधी है, पिरामिड सीधा है ना, ट्रायंगुलर देखो तो ऐसे ही आ रहा है ना, अप राइट है। ठीक है सर, अच्छा, अगर पिरामिड ऑफ नंबर एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक पॉन्ड में देख लें, तो सबसे ज्यादा आबादी किसका होगा?
फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद तुम्हारा आबादी हो जाएगा जू प्लैंक्टन, और उसके बाद तुम्हारा आबादी आ जाएगा फिश का। अगर समुद्र में चले जाओगे तो लार्ज फिश इससे भी छोटी हो जाएगी। तो यहां अगर हम बोलते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन, यहां अगर हम इसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन, और यहां अगर हम इसको बोलते हैं फिश, क्या बोल सकते हैं हम इसको? इसको हम बोल सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। कैसा है सर ये पिरामिड ऑफ नंबर एक्वाटिक इकोसिस्टम का? अपराइट, हाँ या नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस लेते हैं, एक पेड़ की बात कर लेते हैं, ट्री। तो एक पेड़ एक इकोसिस्टम है, तो प्रोड्यूसर कौन सा है? सिर्फ पेड़ है। तो पेड़ कितना है सर? अपने पास एक ही है, तो प्रोड्यूसर हो गया। अब इस पे खूब सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं, तो पकड़ लो, इस पे खूब सारे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। और इस कीड़े मकोड़े को खा रहा है इंसेक्टिवोरस बर्ड, हाँ या नहीं? तो ये पकड़ लो, ट्री है, एक पेड़ है, इस पे खूब सारे इंसेक्ट है जो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इसको खा रहा है बर्ड जो टॉप कार्निवोर। तो अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। वही इसका एक और कॉन्ट्ररी, अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें, कि मान लो ये ट्री है, पेड़ मेरे पास एक पेड़ है, ठीक, एक ही पेड़ है, ठीक है। अब यहां पे खूब सारे बर्ड्स हो गए, ठीक है। और ये बर्ड जब मर रहे हैं तो इनको उनसे भी ज्यादा अमाउंट में पैरासाइट्स खा रहे हैं। इसके अंदर, बर्ड के अंदर पैरासाइट है जो उसको खा गया। तो ये पकड़ लो ट्री, बर्ड्स, ऑब्वियसली पैरासाइट की आबादी सबसे ज्यादा होगी, और ये पैरासाइट, तो ये भी ट्री इकोसिस्टम में है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा इनवर्टेड, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इसका शेप हो जाएगा इनवर्टेड, ठीक है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत सर? ठीक है। तो ये वाली बात हमने, ओ मैं गायब हो गया था, हाँ। तो ये वाली बात हमने कर ली किसके बारे में? पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में, ठीक है। चलो अब आते हैं, चलो पिरामिड ऑफ नंबर देख लो यहां पे, जैसे यहां पे देखो दिखा रहा है। तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। तो ये तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर की बात की। फिर यहां पे देखो पिरामिड ऑफ बायोमास। अब अगला आते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर हमने देख लिया, अब अगला देखो पिरामिड ऑफ बायोमास। समझ में आ गया ना? गुड। पिरामिड ऑफ बायो, तो अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। तो पिरामिड कैसा है? अपराइट, हाँ या नहीं? एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो कि मैं किसी पॉन्ड की बात करता हूं, या समुंदर की बात कर लेता हूं, ठीक है, समंदर की बात कर लेता हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे कम क्वांटिटी में बायोमास प्रोड्यूसर्स करेगा। मैंने आपको बताया था
कार्बन फिक्सेशन, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, ओशन में कितना था, 55 मिलियन, बताया था ना। तो वही यहां पे भाई लागू हो रहा है कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस इन ओशन कम होता है प्रोड्यूसर से। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन को खाया तुम्हारा जू प्लैंक्टन, तो इसका बायोमास थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन, तो इसका बायोमास थोड़ा बड़ा। जू प्लैंक्टन को खाई स्मॉल फिश, तो उसका बायोमास और थोड़ा ज्यादा बढ़ा। और तुम्हारा उसके बाद स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश, तो तुम्हारा बायोमास सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा सर, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये कैसा हो जाएगा, ये इनवर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम में इनवर्टेड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये बायोमास के बारे में बोलते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो कम हो जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज अपराइट, देर इज नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आप एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो हमेशा ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे कम एनर्जी जाएगा, हमेशा हमेशा ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे कम एनर्जी जाएगा। हमेशा याद रखिएगा सर, हमेशा ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे कम एनर्जी जाएगा। ठीक है, तो आओ देखो, तो ये बायोमास वाला बता रहा है, तो देखो, तो क्या पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। ये ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहा है, ये जीएफसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के बीच में दिखा रहा है ना। ये क्या है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, है ना, क्यों बायोमास कम है फाइटोप्लैंक्टन का, तो इसको यही बोल दिया स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। तो देखो 10,000 से फिर 1000 गया, 10% जा रहा है, इससे 10% यहां गया, इससे 10% यहां गया, और इससे 10% यहां गया। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी ऊपर जा रहा है। आइए अब देखो क्या कह रहा है, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। Also, a given organism may occupy more than one tropic level simultaneously. One must remember that the tropic level represents a functional level, not a species as such. याद रखना, ये functional level है, मतलब किस सीक्वेंस में जा रहे हैं, स्पीसीज के बारे में बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो a given species may occupy more than one tropic level in the same ecosystem in the same time. जैसे a sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruit and peas, and a secondary consumer when it eats insect and worm. तो can you work out how many tropic levels human being function at a food chain? अगेन यही, और हम सब कुछ खा रहे हैं, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, हम टॉप कार्निवोर भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, तो यही वाला बात है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे रह सकता है। In most ecosystem, all pyramids of number and energy and biomass are upright. Producers are more in number and biomass than herbivores, and herbivores are more in number and biomass than carnivores. Also, energy at lower tropic level is always more than higher tropic level. ठीक है, there are exception to these generalization if you were to count the number of insect feeding a big tree. बताया था ना, number of insect feeding a big tree, जो अभी मैंने बताया था। तो द पिरामिड कौन सा मिलेगा, इन्वर्टेड। अगर सिर्फ 2 ट्रॉपिक लेवल ले रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, पिरामिड जो हो जाएगा इन्वर्टेड।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, नो ऐड एन एस्टिमेट टू द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। तो कम हो गया, तो स्मॉल बर्ड अगर मैं डाल दिया, ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्पिंडल शेप्ड, है ना, हाँ या नहीं, स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात कर रही है। ऑल्सो नंबर ऑफ लार्ज बर्ड ईटिंग द स्मॉलर बर्ड, तो ये अगेन स्पिंडल शेप्ड हो गया। तो डॉट द शेप यू वुड गेट, तो मान लो ट्री एक है, ठीक है, इंसेक्ट उससे बड़ा हो गया, ठीक है, स्मॉल बर्ड अगेन उससे कम हो गया, ठीक है, और लार्ज बर्ड उससे भी कम हो गया। तो ये स्पिंडल शेप्ड आपको मिलेगा। तो मान लो ये इंसेक्ट, ये ट्री है, ये इंसेक्ट है, ये स्मॉल बर्ड है, और ये लार्ज बर्ड है। तो ये कौन सा शेप हो गया, ये हो गया अगेन स्पिंडल शेप्ड। और अगर सिर्फ ट्री और इंसेक्ट ले रहे थे तो कौन सा शेप था, इन्वर्टेड। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब यहां पे देखो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। इजंट दैट अ पैराडॉक्स, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, बताया मैंने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन समुद्र में कम होता है, बायोमास प्रोडक्शन समुद्र में कम होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा पिरामिड ऑफ बायोमास का समुद्र में। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट and can never be inverted because when energy flows from a particular tropic level to next tropic level, some energy is always lost as heat at each step. ठीक है, each bar in energy pyramid indicate the amount of energy present at each tropic level in a greater time और annually per unit time. तो pyramid of energy हमेशा अपराइट रहेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे जाता है एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, However, there are certain limitations to ecological pyramid, इस पे सवाल आया हुआ है क्या, it does not take into account the same species belonging to two or more tropic level, मतलब एक स्पीसीज दो से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में जा सकता है, बट हम उसको एक ही ट्रॉपिक लेवल में कंसिडर करेंगे। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, मतलब फूड वेब को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरा, इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, वही मैंने बात किया। ठीक है, मोर ओवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल कैसे बनेगा, अभी तुमको एक सवाल देता हूं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इस पे सवाल, ये देखो अभी कैसे सवाल बनता है एनसीईआरटी से, और तुम बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में सवाल है कि नहीं, आप खुद बताइएगा। सपोज मैंने बोल दिया कि एक प्लांट है, ये 10,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्लांट से, ठीक है, और तुम जो है, तुम कर्ड कंज्यूम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कर्ड कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम तक कितना एनर्जी पहुंचा। तो होना क्या चाहिए, प्लांट को गाय खाई, गाय से दूध निकला, जिसको बैक्टीरिया खाया, गाय से जो मिल्क निकला उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम किया उस पर, और बैक्टीरिया से इंसान के पास गया। तो अगर यहां पे 10,000 था, 10,000 का 10% क्या होगा, 1,000। तो यहां पे गाय के पास 1,000 गया, टेक्निकली बैक्टीरिया के पास कितना जाना चाहिए था, 100, और तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 10। बट हम बैक्टीरिया वाला काउंट नहीं करते, हम सैप्रोफाइट्स को नहीं रखते, हम डेट्रिटियस फूड चेन या डिकम्पोजर्स को नहीं रखते, मतलब हम डीएफसी को इंक्लूड नहीं करते। तुम्हारे पास कितना आ गया, 100। तो इस तरह से सवाल आएगा, तुम्हारे पास कितना होना चाहिए था, इसके पास 100 किलो जूल होना चाहिए था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे नहीं रह सकता, दूसरा हम सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं करते, तीसरा हम फूड वेब को इंक्लूड
नहीं करते हैं। तो ये 3 लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल या एल्टोनियन पिरामिड है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके सिलेबस से हटा दिया है। वो साइकिल जो कार्बन साइकिल था, फॉस्फोरस साइकिल था, वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर का हो गया द एंड। पीडीएफ आपको बेटा इसका टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिलेगा। फूड चेन और फूड वेब पे और खास करके एल्टोनियन पिरामिड पे आप 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको ध्यान से देना है। ठीक है, डाल देना कमेंट सेक्शन में #इकोसिस्टम कंप्लीट। कल हमारा पूरा इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे हम मंडे को इकोलॉजी का ग्रैंड टेस्ट आपके लिए रख दिया जाए। वीडियो को आपको लाइक करना है बेटा, भूला मत करो, ये सब हर बार नहीं बोलूंगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी रिव्यू तो आपको करनी ही करनी है। तो दिस लेक्चर इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। और कमेंट करना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। और ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। बताना कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू।